हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए, तो टॉट में हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या देखा था, जनरल डिफेंसेस देखे थे, समझ में आ गए थे। चलिए, तो कहने का मतलब हम लोग फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी तो पढ़ चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था, जब फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी स्टार्ट करने वाले थे तो उसमें क्या देखा था कि दो टाइप की लाइबिलिटी होती हैं टॉट में, फॉल्ट बेस्ड लाइबिलिटी और नो फॉल्ट लाइबिलिटी। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में दो चीजें आती थी, क्या, स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी और यस एब्सोल्यूट लाइबिलिटी। चलिए, तो आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, आज दोनों ही चीजें देखने की कोशिश करेंगे, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट दोनों ही हो जाए। ठीक है, नो फॉल्ट लाइबिलिटी में दो चीजें आती थी, ठीक है, स्ट्रिक्ट और एब्सोल्यूट। इतना हम लोग पहले देख चुके हैं ना। चलिए, आज अभी हम लोग देखेंगे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। क्या होता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, बताइए। देखिए, जब बिना आपकी नेग्लिजेंस के, बिना आपके केयरलेसनेस के, ठीक है, इन सबके होने के बावजूद भी, बिना आपके फॉल्ट के, अगर कोई किसी दूसरे आदमी को डैमेज होता है, लॉस होता है, ठीक है, तो कुछ कंडीशन ऐसी बताता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जिसमें आप लायबल होंगे अगर आप इसके एजेंशियल्स में फॉल हो रहे हैं तो। जैसे कि अगर आप कोई भी नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं, ठीक है, नॉर्मली अपनी लैंड में आदमी सब चीजें इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन आपने कुछ चीजें ऐसी स्टोर करके रखी हैं जो नॉन नेचुरल है, नेचुरली आदमी नहीं रखता। अब अगर उनसे किसी दूसरे आदमी को लॉस होता है, फिर चाहे आपके पास आपके पार्ट पे कोई फॉल्ट ना हो, तब भी आप लायबल होंगे, उसको आपको कंपनसेशन देना पड़ेगा। ठीक है, यही बताता है स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। चलिए, तो देखते हैं भाई क्या है इसमें। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर। एक केस था रेलैंड वर्सेस फ्लेचर, इसमें जज साहब कौन थे, ब्लैकबर्न जज साहब थे। ठीक है, रेलैंड वर्सेस फ्लेचर स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो इसी केस से आया था। ठीक है, इसमें कब का ये केस है, 1868 का केस है। इसी केस में कोर्ट ने स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट को बताया था। ठीक है, इस केस में क्या हुआ था, डिफेंडेंट जो था उसने एक रिजर्वायर बनाया था, ठीक है, पानी स्टोर करने के लिए और अपने इस्तेमाल के लिए। ठीक, अपनी लैंड में उसने एक रिजर्वायर बनवाया था जिसमें वो पानी स्टोर करता था। अब क्या हुआ, एक बार रेनफॉल हुई जिससे उसमें पानी ओवरफ्लो होने लगा और ओवरफ्लो होके प्लेंटिफ के कोल माइन में चला गया, जिससे प्लेंटिफ को नुकसान हो गया। प्लेंटिफ ने केस किया, डिफेंडेंट ने कहा, माय लॉर्ड देखिए, एक तो मेरा कोई फॉल्ट नहीं है, दूसरी बात अगर कोई लायबल है तो कौन है, इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर जिन्होंने वो रिजर्वायर बनाया है, मैं कहीं से भी लायबल नहीं हूं। कोर्ट ने कहा ये नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड है, आप लायबल होंगे। ठीक है, कोर्ट ने इसमें ये बोला और कहा कि एक स्ट्रिक्ट लायबिलिटी कॉन्सेप्ट इमर्ज किया। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। बस इसमें याद रखने वाली बात ये है कि स्ट्रिक्ट लायबिलिटी रेलैंड वर्सेस फ्लेचर में इमर्ज की गई थी, कोर्ट ने इसमें लिखा था। इसमें जज साहब कौन थे, ब्लैकबर्न थे। चलिए, अब स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के लिए कुछ कंडीशन, मतलब इसके एजेंशियल्स कंडीशन क्या है, एजेंशियल्स क्या है। पहला, डेंजरस थिंग। क्या है कि आपने अपने लैंड पे कोई डेंजरस थिंग स्टोर करके रखी है, ठीक है, जिसके चलिए पहले और चीज लिखे थे। दूसरा एस्केप है और तीसरा आपका है नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। ये तीन चीजें, अगर ये तीन कंडीशन हो रही हैं, फुलफिल हो रही हैं,
तो आप स्टिक लायबिलिटी में लायबल हो जाएंगे। कैसे लायबल हो जाएंगे? पहला क्या है कि डेंजरस थिंग, ठीक है, कि भाई नॉर्मली आदमी इतना जो है स्टोर करके नहीं रखता है। कोई भी चीज ऐसी है, देखिए जैसे कि वाटर है, वाटर कोई डेंजरस थिंग थोड़े है, लेकिन आप एक एक्सेस से ज्यादा उसे स्टोर करके रखते हैं जिसके एस्केप होने से दूसरी पार्टी को नुकसान हो सकता है, तो फिर वो डेंजरस थिंग में आ जाएगी, ठीक है। दूसरी इसकी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के एजेंशियल कंडीशन क्या है कि उसका एस्केप होना। अगर आपके पास है, आप ही स्टोर करके रखे हैं, तो फिर वो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जब तक वो एस्केप नहीं होता है तब तक आप लायबल नहीं होंगे। तीसरा, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब आप उस क्या है, जो आपकी जो प्रॉपर्टी उसका नॉन नेचुरल यूज कर रहे हैं। नेचुरल यूज क्या होता है? जो सब लोग करते हैं, अब उससे अगेंस्ट आप कर रहे हैं, ठीक है। जैसे कि चलिए इसको बाद में देखेंगे, पहले केसेस देखते हैं हम लोग। केसेस से सब समझ में आ जाता है। एस्केप में कुछ केसेस हैं, इंपॉर्टेंट केसेस हैं। कौन कौन से? चीटर वर्सेस कैटल। कौन कौन से केस देखेंगे हम लोग? एस्केप में ही देख रहे हैं, ठीक है। चीटर वर्सेस कैटल, और कौन सा? गाइल्स वर्सेस वॉल्कर, और मिसेस रीड वर्सेस लियोन, मिसेस रीड वर्सेस लॉयंस एंड कंपनी, और फर्स्ट वर्सेस बॉलिंग आयरन कंपनी। ये 4 केसेस हैं। बॉलिंग आयरन कंपनी, क्या हुआ था इन चारों केसेस में? ये चारों केसेस हैं, और ये चारों केसेस याद। चलिए तो केसेस देखते हैं। पहले चीटर वर्सेस कैटर। चीटर वर्सेस कैटर में क्या हुआ था? इसमें एक आदमी ने, मतलब डिफेंडेंट ने, अपने लैंड पे पॉइजनस ट्री लगाए थे, और उस पॉइजनस ट्री की डंगालें उसके नेबर जो था उसकी प्रॉपर्टी तक जा रही थी। तो वहां पे उसके नेबर के जानवर ने उसकी डंगाल से वो पॉइजनस ट्री के पेड़ पत्ते जो है वो खा लिए। उससे क्या हुआ? उस जानवर की डेथ हो गई। तो उसके नेबर ने केस फाइल किया। कोर्ट ने कहा हेड लायबल। क्यों? क्योंकि एस्केप हो रहा है। आप अपनी प्रॉपर्टी पॉइजनस ट्री लगाएं, ठीक है, लेकिन आपकी प्रॉपर्टी से बाहर गए और उससे किसी और को डैमेज हुआ, तो आप लायबल होगा स्टिक लायबिलिटी में, ठीक है। जबकि आपका यहाँ पे कोई फॉल्ट नहीं है। कोई फॉल्ट था उसका? कोई फॉल्ट नहीं था, लेकिन फिर भी लायबल है। दूसरा कौन सा है? गाइल्स वर्सेस वॉल्कर। गाइल्स वर्सेस वॉल्कर में क्या होता है? जो डिफेंडेंट होता है उसकी प्रॉपर्टी पे अपने आप ही जो जंगली पौधे होते हैं ना, वो उगाते हैं, ठीक है। अब उसके उगने से क्या होता है? वो चीजें, उसकी पत्तियां जो है उड़ के उसके नेबर के एरिया में पहुंच जाती हैं, और वहां पे उसके जानवर उसे खा लेता है, उसकी डेथ हो जाती है। तो इसमें कोर्ट हेल्ड करती है कि वो नॉट लायबल। क्यों? क्योंकि वो जंगली पौधे अपने आप ही उगे थे, उसने उगाए नहीं थे। इसमें कोर्ट ने 2 चीजें और बताई कि जो चीज जो पॉइजनस है या कोई भी चीज डेंजरस है जिसका एस्केप हो रहा है, वो डिफेंडेंट जो है वो या तो उसे खुद ही ऑक्यूपेशन उसका करता हो, ठीक है, या उसके कंट्रोल में हो। तो इस केस में गाइल्स वर्सेस वॉल्कर में उसके कंट्रोल में भी नहीं थी। जंगली पेड़ तो अपने आप ही उगाते हैं ना, वो कोई लगाता तो है नहीं, तो इसलिए कोर्ट ने कहा इसमें वो लायबल नहीं है। इसमें हेड लायबल पॉइजनस ट्री, ठीक है, हेड लायबल। गाइल्स वर्सेस वॉल्कर में नॉट लायबल। क्यों? जंगली पेड़ थे, उसने थोड़े लगाए थे। अब मिसेस रीड वर्सेस लॉयंस एंड कंपनी, इसमें क्या होता है? एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है, ठीक है, एक ऑर्डिनेंस फैक्ट्री होती है जिसमें क्या होता है? उसी के अंदर एक ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है, ब्लास्ट हो जाता है, तो वहां पर जो एम्प्लॉय होते हैं वो इंजर्ड हो जाते हैं, प्लेंटिफ इंजर्ड हो जाता है, और एम्प्लॉय होते हैं वो भी इंजर्ड हो जाते हैं। तो फिर वो केस करता है कि माय लॉर्ड स्टिक लायबिलिटी में लायबल होंगे। कोर्ट कहती है नहीं लायबल होंगे। क्यों? क्योंकि उसी के एम्प्लॉय और उसी की प्रॉपर्टी में लॉस हुआ है ना, एस्केप थोड़े हो रहा है। इसमें फॉल होने के लिए एस्केप होना जरूरी है,
और ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में ब्लास्ट हुआ था तो उसी उतने ही एरिया में केवल नुकसान हुआ, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि एस्केप नहीं हो रहा है इसलिए स्टिक लायबिलिटी नहीं होगा। अब फर्स्ट वर्सेस बॉलिंग आयरन कंपनी में क्या हुआ था, फर्स्ट वर्सेस, अच्छा इसमें ये हुआ था कि एक आदमी ने क्या किया था ना, कुछ डेंजरस चीजें, मतलब जो वायर होता है वो उससे अपनी बाउंड्री को उसने बांध रखा था, ठीक है, अपनी बाउंड्री से के साइड साइड में वायर बांध रखे थे। तो जिसके जो वायर जो थे वो नेबर के लैंड में पहुंच गए थे, ठीक है। अब उसी वायर को खा के उसका जो जानवर था, काऊ थी, वो मर गई थी, ठीक। तो कोर्ट ने कहा क्योंकि एस्केप हुआ इसलिए आप हेल्ड लायबल। चलिए नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है, एक केस है नोबल वर्सेस हैरिसन, इंपॉर्टेंट केस है, ठीक है, याद रखिएगा, नोबल वर्सेस, इसमें ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जाता है, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड। अब नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या बोलता है कि देखो, अब ये पहले आपको बताएं कि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड क्या होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके घर पे इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, लाइट है, तो लाइट का तो काम, लाइट तो हर किसी के घर में होती है। अगर लाइट के फॉल्ट होने से घर में आग लगती है, उससे आसपास के घर भी जल जाते हैं, तो आप स्टिक लाइटिंग में थोड़े आएंगे, कोई नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड नहीं कर रहे थे भाई, हर कोई इस्तेमाल करता है, हम भी इस्तेमाल कर रहे थे, है कि नहीं। अब ऐसे ही गैस सिलेंडर हुआ, या एक दो गैस सिलेंडर है तो आप वो इस्तेमाल कर रहे हो, उनके ब्लास्ट होने से आसपास की प्रॉपर्टी भी इंजर्ड हो रही है, तो आप लायबल होंगे क्या, नहीं होंगे। लेकिन आप एक्सेस में कर रहे हैं, मान लीजिए 20 सिलेंडर आपने घर पे रख रखे हैं, अब वो ब्लास्ट होते हैं और भी प्रॉपर्टी इंजर्ड होती है, आप स्टिक लायबिलिटी में आ जाएंगे, क्यों, क्योंकि नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड हो जाएगा। अब नोबल वर्सेस हैरिसन में क्या हुआ था, नोबल वर्सेस हैरिसन में जो एक आदमी था उसके घर पे एक पेड़ लगा हुआ था जिसकी डंगाल जो है वो हाईवे पे आ रही थी, ठीक है, एक आदमी था उसके घर पे पेड़ लगा हुआ था जिसकी डंगाल हाईवे पे आ रही थी। तो एक आदमी वहां से प्लेंटिफ निकल रहा था, वो डंगाल टूट के उसके ऊपर गिर जाती है, वो इंजर्ड हो जाता है, फिर वो केस करता है कि माय लॉर्ड ये अपने लैंड का नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड किया है इन्होंने, या ये एस्केप हुआ है। कोर्ट कहता है देखो भाई, कोई भी आदमी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि जो बाहर डंगाल मेरे घर के बाहर निकल रही है वो कब टूट जाए, कोई यार जान सकता है क्या, नहीं जान सकता। तो इसलिए वो लायबल नहीं है, क्योंकि उसके पार्ट पे कोई भी नेग्लिजेंस भी नहीं है, और कोई भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि कब डंगाल ये टूट जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसमें नॉट लायबल। समझ में तो आ रहा है। तो स्टिक लायबिलिटी किस चीज की बात करता है कि अगर ये 3 कंडीशन फुलफिल होंगी, फर्स्ट वन डेंजरस थिंग, सेकंड वन उस डेंजरस थिंग का एस्केप, ठीक है, और नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड, जब ये 3 चीजें अगर फुलफिल होंगी तब स्टिक लायबिलिटी में आप लायबल होंगे। मैंने आपको बताया था फर्स्ट लेक्चर में स्टिक लायबिलिटी और एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या अंतर है। स्टिक लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। एक्सेप्शंस क्या, कि स्टिक लायबिलिटी में वो डिफेंस ले सकता है डिफेंडेंट कि माय लॉर्ड स्टिक लायबिलिटी में फॉल हुआ इसलिए क्योंकि उसके पास ये 5 डिफेंस थे। डिफेंसेस देखें, समझ में तो आ रहा है ना आप लोगों के, मुझे कमेंट करके बताइएगा डोनिग्यू वर्सेस स्टीवेंसन में जज साहब कौन है। चलिए एक्सेप्शन देखते हैं, पहले हम लोग एजेंसियस देखे, अब इसके एक्सेप्शन देखें, या डिफेंस कुछ बोल सकते हैं कि प्लेंटिफ डिफेंडेंट के पास क्या डिफेंस है अवेलेबल। पहला, प्लेंटिफ द रॉन्ग डूअर, प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, क्या लिखते हैं, प्लेंटिफ ओन फॉल्ट। अब प्लेंटिफ का ही अपना फॉल्ट है तो फिर उसमें वो थोड़े लायबल हो जाएगा। केस में देखना है हम लोग को पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। क्या हुआ था इसमें क्या हुआ था, एक आदमी ने अपने लैंड पे पॉइजनस ट्री लगाए थे, ठीक है, और डिफेंडेंट वो प्लेंटिफ का एक जानवर था, घोड़ा था, हॉर्स ने अपनी गर्दन आगे बढ़ा के प्लेंटिफ के लैंड में ही गर्दन करके और वो पॉइजनस ट्री खा लिया, मतलब उसके पौधे पे उसके पत्ते जो थे वो खा लिए और उसकी मौत हो गया, हॉर्स की मौत हो गई। अब क्या हुआ बताइए, लायबल होगा कि नहीं होगा।
नहीं, क्योंकि प्लेंटिफ ओन फॉल्ट। अरे भाई, उसकी प्रॉपर्टी में आप घुस के उसका अगर पॉइजनस चीज खा रहे हैं तो वो कैसे लाइबल होगा? नहीं, तो इसमें वो हेल्ड नॉट लाइबल। पॉन्टिंग वर्सेस नोक्स। और भी कोई केस है? नहीं, और कोई नहीं। दूसरा इसका एक्सेप्शन क्या है? एक्ट ऑफ गॉड। एक्ट ऑफ गॉड हम लोग ने जनरल डिफेंस में भी पढ़ा था। एक्ट ऑफ गॉड में केस कौन सा है? निकोलस वर्सेस मार्शलैंड। इंपॉर्टेंट केस है, पूछा जा चुका है 2-3 बार। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, याद कर लीजिएगा। एक्ट ऑफ गॉड तो आप जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं, पहले हम लोग इस पर बात कर चुके हैं। अब इसमें क्या होता है, एक आदमी अपनी लैंड पे आर्टिफिशियल लेक तैयार करता है, ठीक है, कि उसमें पानी स्टोर करेगा और वो पानी जो है अपने एग्रीकल्चर के लिए इस्तेमाल करता था वो, ठीक। अब क्या हुआ, एक बार बहुत हैवी रेनफॉल हुई और उससे पानी निकल के दूसरे की प्रॉपर्टी में चला गया, जिससे उसे लॉस हुआ। बताइए इसमें क्या होगा? बताइए। नहीं लायबल था। क्यों? क्योंकि कोर्ट ने कहा कि एक एक्सिस में एकदम रेनफॉल हुई, जो कि आदमी ने कभी इतनी रेनफॉल नहीं देखी थी, ठीक है, इसलिए वो लायबल नहीं है। निकोलस वर्सेस मार्शलैंड, क्योंकि एक्ट ऑफ गॉड में वो आ गया था। अगर थोड़ी बहुत रेनफॉल होने से भी अगर दूसरी पार्टी को नुकसान हो जाता तो ये लायबल हो जाता, लेकिन बहुत एक्सेस में रेनफॉल हुई कि ह्यूमन बीइंग को, मतलब इंसानों को पता भी नहीं था कि कब इतनी रेनफॉल हुई होगी, ठीक है, एक्सपेक्टेड भी नहीं था कि इतनी रेनफॉल हो सकती है, इसलिए इसमें ये लायबल नहीं होता। तीसरा एक्सेप्शन है एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी। अगर थर्ड पार्टी कुछ कर देता है, ठीक है, उसकी वजह से लॉस होता है, तो ये स्टिक लायबिलिटी में डिफेंस ले सकता है कि माय लॉर्ड, ये थर्ड पार्टी के इन्वॉल्वमेंट के चक्कर में मुझे, मतलब प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, इसलिए मैं लायबल नहीं हूं। चौथा क्या है? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। और लास्ट वन स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है, तो इसमें ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। अब कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ क्या है? कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ में एक केस है कारस्टेयर्स वर्सेस टेलर। कारस्टेयर्स वर्सेस टेलर, इसमें क्या हुआ था, इसमें जो प्लेंटिफ था वो था डिफेंडेंट, क्या किराएदार था, ठीक है, प्लेंटिफ सबसे नीचे रहता था, प्लेंटिफ सबसे नीचे रहता था, डिफेंडेंट ऊपर वाले फ्लोर में रहता था। तो डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ के साथ मिलके, मतलब डिफेंडेंट कौन था? लैंडलॉर्ड था। उसने अपने किराएदार से मिलके उससे कहा कि ऊपर हम लोग वाटर स्टोरेज बना लेते हैं, ठीक है, कि जो बरसात का पानी आएगा उसे स्टोर कर लें और उसे हम दोनों ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और प्लेंटिफ ने कहा ठीक है, हम दोनों इस्तेमाल करेंगे। अब क्या हुआ, चूहों ने उसे काट दिया और उसमें से वाटर फ्लो होने लगा, जिससे प्लेंटिफ की प्रॉपर्टी जो सबसे नीचे रहता था उसे नुकसान हुआ। उसने केस किया तो कोर्ट ने कहा देखो भाई, आपने खुद ही कंसर्न दी थी इस चीज के लिए, ठीक है, अब आपने कंसर्न दी है तो फिर नुकसान होता है तो दोनों लोग झेलेंगे। अब थोड़े इसमें हो सकता है वो स्टिक लायबिलिटी में थोड़े आ जाएगा, क्योंकि इसका एक डिफेंस भी है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ। और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी तो आप लोगों ने पहले पढ़ी था, दोबारा उसे देखने की जरूरत नहीं है। अब क्या है, अब इसी चीज को, ये तो सब पहले के था ना, इंग्लैंड में सब इस्तेमाल हुआ था, अब इसका इंडिया में एप्लीकेबिलिटी क्या थी, इंडियन जुडिशरी ने इसको कैसे देखा, ये पांचों ध्यान रखिएगा। कौन कौन से? प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, ठीक है, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ, एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। अब इसी में एक चीज और डाल देंगे कि बताइए कि स्टिक लायबिलिटी का इसमें से कौन सा एक्सेप्शन नहीं है, उसमें इनएविटेबल एक्सीडेंट डाल देंगे, ठीक है, या पेरेंटल अथॉरिटी डाल देंगे, या कुछ और डाल देंगे, ठीक है, मिस्टेक डाल देंगे, नेसेसिटी डाल देंगे, कुछ भी डाल देंगे। आपको पहचानना होगा, आपको ये पांचों उंगलियों पे रटे होने चाहिए। क्या क्या? प्लेंटिफ ओन फॉल्ट, एक्ट ऑफ गॉड, स्टैट्यूटरी अथॉरिटी, कंसेंट ऑफ द प्लेंटिफ,
एक्ट ऑफ थर्ड पार्टी, पांचों ये याद कर लीजिएगा, खूब पूछे जाते हैं। चलिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ रिलायंस रूल्स इन इंडिया। अब इंडियन केसेस में कहाँ कहाँ इसको अप्लाई किया गया, ठीक है, बहुत सारे केसेस हैं। पहला केस, अब क्या हुआ, इसी कॉन्सेप्ट को लेते हुए इंडिया में कुछ एक्ट भी लाए गए, जैसे मोटर व्हीकल एक्ट। मोटर व्हीकल एक्ट में चाहे उसका कोई फॉल्ट हो ना हो, ठीक है, अगर एक्सीडेंट होता है तो वो लायबल होगा। और इंडियन रेलवे एक्ट और कैरियर एक्ट, ये कुछ एक्ट हैं जिसको इसी कॉन्सेप्ट पे लाया गया था इंडिया में, इसी नो फॉल्ट लायबिलिटी के कॉन्सेप्ट पे। चलिए अब केसेस देखते हैं, क्या है भाई। रामनाथ वर्सेस कालानाथ, रामनाथ वर्सेस कालानाथ। और कौन सा है, स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस रामचंद्र। रिवीजन करते रहेंगे, केसेस अपने आप ही सब याद हो जाएंगे, घबराने वाली बात नहीं है। वो देखने में ही लगते हैं, जब से आप 8-10 बार इसको रिवाइज करेंगे अपने आप ही सब याद हो जाएंगे। मद्रास रेलवे कंपनी, जमींदार। चलिए ये है केसेस, ठीक है, जमींदार और कॉर्बेट नगर। लिख लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं क्या हुआ था। अब क्या हुआ था, रामनाथ वर्सेस कालानाथ में, रामनाथ वर्सेस कालानाथ में क्या हुआ था, इसमें एक आदमी ने एक डैम बनाया था, ठीक है, कि जो वाटर जो आ रहा है उसका डाइवर्ट करने के लिए, कि जो उसकी लैंड में आ रहा है वो वहां डाइवर्ट हो के कहीं और चला जाए। अब क्या हुआ, उसके वो डैम बनाने से वो प्लेंटिफ की जो क्रॉप थी, जितनी भी खेती थी, वो बर्बाद होने लगी, क्योंकि वो सारा पानी वहां डाइवर्ट हो जाता था। कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते आप ऐसा, क्यों, रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाई कर दी। ऐसा थोड़े करोगे भाई, आप नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड कर रहे हैं, ठीक है। अब वो आ रहा है, अगर आप उसको डाइवर्ट करें तो ऐसी जगह डाइवर्ट करिए कि किसी का नुकसान ना हो, किसी का नुकसान हो रहा है तो आप लायबल होंगे। स्टेट ऑफ मैसूर वर्सेस रामचंद्र में क्या हुआ था, हाँ, स्टेट गवर्नमेंट ने एक रिजर्वायर बनाया था, ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वहां के जो गांव वाले हैं उन्हें पानी मिल सके। तो क्या हुआ, एक बार हैवी रेनफॉल हुई, हैवी रेनफॉल की होने वजह से वो पानी सब ओवरफ्लो होने लगा भाई, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, प्लेंटिफ ने केस किया, क्या होगा बताइए। कोर्ट ने कहा ये लाइबल है, क्यों, क्योंकि थोड़ी रेन होने से ये ओवरफ्लो होने लगा, आपको पहले देखना चाहिए था, है कि नहीं, इसलिए स्टेट गवर्नमेंट लाइबल थी। इतने कम में ओवरफ्लो होने लगे, आपने पहले से ही प्रिकॉशन लेने चाहिए थे ना, कि अगर ये तो मालूम है कि बारिश तो होगी, अब हल्की फुल्की रेनफॉल में वो ओवरफ्लो हो रहा है, तो आपके पार्ट पे कहीं ना कहीं नेग्लिजेंस है, इसलिए कोर्ट ने कहा इसमें स्टेट गवर्नमेंट हेल्ड लायबल। अब इसमें क्या हुआ था, इस मद्रास रेलवे कंपनी वर्सेस, इस केस में हुआ था दो आर्टिफिशियल रिजर्वायर थे। एक विलेज का जमींदार था, ठीक है, तो उसने क्या किया, बहुत पुराने उसके यहाँ 2 आर्टिफिशियल रिजर्वायर थे, ठीक है। अब उन रिजर्वायर में क्या, उस पानी स्टोर करता था, जो कि वो भी इस्तेमाल करता था, गांव वाले भी इस्तेमाल करते थे, ठीक है। अब एक बार बारिश हुई, पानी ओवरफ्लो हुआ, प्लेंटिफ को नुकसान हुआ, बताइए लायबल होगा कि नहीं होगा, नहीं होगा, क्यों, क्योंकि कोर्ट ने कहा देखो इसको सब लोग इस्तेमाल करते थे, ठीक है, अब जब सब लोग इस्तेमाल करते हैं तो कंसर्न सबकी है, तो केवल जमींदार क्यों लायबल होगा, इसीलिए कोर्ट ने कहा नहीं, वो लायबल नहीं होगा। चलिए
इतना ही है इसमें। अब तो समझ में आया आपको। चलिए रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी भी देखते हैं। रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में क्या है, कुछ नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है उसी को ही कोर्ट एब्सोल्यूट लायबिलिटी कहती है। बस अंतर कितना है कि एब्सोल्यूट लायबिलिटी का कोई भी डिफेंस नहीं है। जैसे इसमें 5 एक्सेप्शन है कि आप अगर ऐसा होता भी है, एस्केप होता है या आप ऐसा नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड करते हैं, फिर भी आपके पास 5 डिफेंसेस अवेलेबल हैं। लेकिन रूल ऑफ एब्सोल्यूट लायबिलिटी में कोई डिफेंस अवेलेबल नहीं होगा आपको। अगर नुकसान हुआ फिर आप ये नहीं कह सकते माय लॉर्ड ये तो एक्ट ऑफ गॉड है। एब्सोल्यूट लायबिलिटी किस केस में आया था? MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज श्री राम गैस लीक केस। कौन सी गैस लीक हुई थी? ओलियम। ये भी कभी का पूछ देते। जज साहब कौन थे? भागवती। इन्होंने क्या कहा? जस्टिस भागवती ने कहा देखो ये जो है रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो 19वीं सेंचुरी में आया था। अब जो है काफी डेवलपमेंट हो चुका है, जिसकी वजह से अब आप ये किसी चीज का एक्सेप्शन नहीं ले सकते कि अगर नुकसान हुआ है तो वो एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हुआ है। ये अगर आप अपने लैंड का हजार्डियस यूज कर रहे हैं, कोई भी उसमें डेंजरस थिंग इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप लायबल होंगे। ये जो था इसकी वजह से एक्चुअली में क्या हुआ था, इससे पहले केस हो गया था भोपाल गैस ट्रेजडी, यूनियन कार्बाइड कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, पॉपुलरली नोन एज भोपाल गैस ट्रेजडी। ये कब हुई थी बताइए? 1983 में, और ये 1987 में। ये दिल्ली में हुआ था, ठीक है, और ये भोपाल में हुआ था। इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनेट। अब देखिए अब क्या हुआ। पहले तो भोपाल गैस ट्रेजडी हो गया, अब भोपाल गैस ट्रेजडी होने के बाद ये श्री राम गैस ट्रेजडी हो गया। अब इनके ऊपर बड़ा एकदम बर्डन आ गया। लोग कहने लगे ये क्या हो रहा है, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज, इतने बड़े बड़े प्लांट लगा रहे हो, अब इन पे अगर लॉस होता है तो इतनी भारी तादाद में हो रहा है इतने लोगों को, और उसके ऊपर आपका कोई लॉ ही नहीं है, ठीक है, लायबिलिटी नहीं है। स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का इस्तेमाल करते हैं तो स्ट्रिक्ट लायबिलिटी में तो भाई एक्सेप्शन है उसके, ठीक है, कि एक्ट ऑफ गॉड हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो फिर ऐसे कैसे काम चलेगा? तो कोर्ट ने एब्सोल्यूट लायबिलिटी बताया। जस्टिस भागवती ने बोला कि अगर आप कोई भी हजार्डियस इंडस्ट्री पे डील कर रहे हैं तो आपके पास कोई एक्सेप्शन नहीं रहेगा अगर किसी को कोई लॉस होता है उससे, तो ठीक। इसके बाद कोर्ट ने पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट, पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991 पास किया। क्यों पास किया? इसमें उन्होंने बताया कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जो हजार्डियस इंडस्ट्रीज में आएंगी, और अगर वो उस चीज में डील कर रहे हैं तो फिर वो लायबल होंगे एब्सोल्युटली, उनके पास कोई एक्सेप्शन नहीं रह जाएगा अगर उससे किसी को लॉस होता है तो। वही बात एस्केप हो जाए, नॉन नेचुरल यूज ऑफ लैंड भी हो रहा है, मतलब कंडीशन सारी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वाली हैं, लेकिन बस एक्सेप्शन उड़ा दिए उन्होंने, एक्सेप्शन कोई नहीं रहेगा, अब वो एब्सोल्यूट लायबिलिटी मान लिया जाएगा। अब इसमें जो कंपनसेशन दिया जाएगा उसमें कोर्ट ने कहा इस कंपनसेशन को डीप पॉकेट थ्योरी कई बार पूछ जाता है। डीप पॉकेट थ्योरी क्या है? डीप पॉकेट थ्योरी कॉन्सेप्ट ये बताता है जितनी बड़ी कंपनी होगी उतना ही ज्यादा कंपनसेशन उससे लिया जाएगा, ठीक है, जितना आप पैदा कर रहे हैं, मतलब वो कंपनी पैदा कर रही है, जितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जितना उसका इन्वेस्टमेंट है, जितनी उसकी इनकम है, उसी हिसाब से उससे कंपनसेशन भी लिया जाएगा, ठीक है। चलिए इतना ही है इसमें, और तो कुछ है नहीं। और कुछ नहीं।
ये 1984 में हुआ था। ठीक है, चलिए ठीक है, समझ में तो आ गया होगा। चलिए और कोई बात हो तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।